नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कुछ ही घंटे बाकी हैं। यही रात अंतिम, यही रात भारी बहुतों पर। और रिजल्ट से पहले जो एग्जिट पोल आए हैं, उनको लेकर के ही बहुतों का ब्लड प्रेशर कुछ ज़्यादा ही हाई हो गया है। सुनेंगे ज़रा उनकी भी, किस तरह बिल-बिला रहे हैं, किस तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं, किस तरह की तैयारियाँ हो रही हैं। और ये इनका जो बिल-बिलाना है, छाती पीटना है, ये जो रुदन करना है, ये कोई पहली बार हम और आप देख नहीं रहे एक्चुअल में। हर विधानसभा चुनाव के समय इसी तरह का माहौल बनाया जाता है हर बार। अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं, अपने समर्थकों के बीच एक मैसेज ये देने की कोशिश होती है कि भई हमारे नेतृत्व में कोई कमी नहीं है। हमारी उछल-कूद में कहीं कोई कमी नहीं रही। ये तो चुनाव आयोग ने बेईमानी कर दी या ईवीएम ने बेवफ़ाई कर दी या जो एक सबसे बड़ा उनके पास हथियार है, मोदी और शाह, इन सब ने जो है बंटाधार कर दिया, वरना जीत तो हम ही रहे थे। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, तीसरे भी जुड़ेंगे। अभिषेक तिवारी पटना से, वीरेंद्र नाथ भट्ट लखनऊ से, धीरेन्द्र पुंडीर भी पटना पहुंच चुके हैं, वो भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। तो इनसे जुड़ कर के जरा कुछ मुद्दे हैं, बड़े दिलचस्प मुद्दे हैं, क्यों ना उन पर बात कर ली जाए। रिजल्ट तो सुबह 8 बजे से तो पोस्टल मत जो बैलेट हैं उनकी गिनती शुरू होगी। मेरा विचार ये है कि 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे तक ये पता लग जाएगा कि दिशा किस तरफ है। और दिशा तो हमें और आपको सबको पता है। अंतर कितना रहने वाला है, मेन बात तो ये जानने की रहेगी। तो जुड़ लेते हैं अपने साथ 2 मेहमानों के साथ और फिर ज़रा चर्चा करते हैं कुछ गंभीर मुद्दों पर। बहुत स्वागत है आप दोनों का। नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम आपको भी, प्रणाम वीरेंद्र सर को, प्रणाम और सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। पहले जरा मैं एक दृश्य आपको और दर्शकों को दिखा देता हूं, उसके बाद फिर दूसरा और फिर सीधे अभिषेक जी के पास जाएंगे। ये तो आरजेडी के समर्थकों ने वहां ढोल वोल बुला करके अब बताया ये जा रहा है कि साहब जब तक ईवीएम मशीनों से वोट बाहर ना आ जाए तब तक पहरेदारी करनी है, जागते रहो, सबको अलर्ट करते रहो, इसलिए ढोल वाले बुला रखे हैं और ढोलबाजी हो रही है। एक और बयान सुन लेते हैं, फिर अभिषेक जी के पास जाते हैं। एक एमएलसी हैं आरजेडी के, जिसके इनके इस बयान और इस धमकी के बाद इन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पर जो धमकी दी है वो सुननी तो चाहिए हमें। पूरी आम पब्लिक रोड पे उतर जाएगी। जो कुकृत आपने वर्ष 2020 में किया कि 4-4 घंटा आपने काउंटिंग रोकवा दिया, 4-4 घंटा किसी को बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, वो काम अगर इस बार होगा तो या तो मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या वो जो रिटर्निंग अफसर होगा वो बाहर आएगा। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, पूरी जनता सड़क पर आएगी और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो आपको नेपाल में देखने को मिला है। और पूरी जनता इस चीज से आशंकित है कि ये बेईमान लोग, जिस चुनाव आयोग के बारे में साख पर उसका बट्टा लग चुका है, जितने रिटर्निंग अफसर हैं, किस तरह से उनकी पोस्टिंग की गई है, तो यह पूरी जनता आशंकित है कि कहीं न कहीं आप बेईमानी कीजिएगा तो आपको भी नेपाल का दृश्य यहां पर देखने को मिलेगा।
हार का डर कैसा फूट फूट के बाहर निकल रहा है अभिषेक जी। वैसे नेपाल में क्या हुआ था ये तो हम भट्ट साहब से पूछेंगे, लेकिन इनके बयान पर और इनके ऊपर जो एफआईआर हुई है उस पर अभिषेक जी की टिप्पणी। सर, लगता है भावनाओं में बह के बोल गए। एक फिल्म आई थी, उसमें कहा था, संवाद था, गेंदा भैया भावनाओं में बह के बोल गए। बिहार पुलिस और नीतीश कुमार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना इस मामले में, दंगा कंट्रोल के मामले में, तो बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। इसलिए बिहार को नेपाल बनाने की बात करने वाले लोग ये भूल गए कि बिहार में मेजॉरिटी देने वाला तबका जो है ना, उसका भी 90s का रिकॉर्ड जो है ना, जिसको कहते हैं ना, एकदम प्रतिकूल माहौल था तब। अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल माहौल था। और प्रतिकूल एटमॉस्फेयर में भी सरकार का प्रतिकार बहुत बढ़िया से किया है इन लोगों ने। तो डरा देंगे, बंगाल सी सिचुएशन बना देंगे, नेपाल बना देंगे जेंजी के नाम पर। यहां तो जेंजी ऐसे वोट ऑलरेडी कर रहा है एनडीए को। तो ये सब, हाँ, प्रेशर है, दबाव है, करे क्या। देखिए, इनको भी पता है जन्नत की हकीकत। ये क्लोज इलेक्शन देखिए सर, जो भारत का ट्रेंड है उससे बिहार अलग नहीं है। इस इलेक्शन के भी रिजल्ट क्लोज नहीं आएंगे, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं। या तो इस तरफ मेजॉरिटी या उस तरफ पूरी होगी। क्लोज का इस बार कोई चांस नहीं बन रहा है। समीकरण एनडीए के साथ है। हमने और धीरेन्द्र सर ने ग्राउंड पर वो बदलना है वाली आवाज नहीं सुनी। 2020 वाली स्थिति नहीं है। और आज अपने ही पोल को रिकरेक्ट किया है प्रदीप गुप्ता जी ने और कहा, आई बिलीव के मेरा जो हायर नंबर है 141 उसके आसपास रह सकती है। यानी अपना पोल 24 घंटे के बाद देने के बाद भी 48 घंटे के बाद अपने ही पोल के स्टैटिस्टिक्स पे वो टिके हुए नहीं है। उन्हें भी समझ में आ रहा है कि नंबर 140 के आसपास का है। लेकिन ठीक है, वो कह सकते हैं बाद में, अगर 141, 143 भी, 145 तक भी पहुंचा तो कह सकते हैं यार 141 का तो हमने भी नंबर दिया था। प्रॉब्लम क्या है आरजेडी के समर्थकों के साथ कि वो जिस क्लोज ग्रुप में रहते हैं, इट इज लाइक मुस्लिम्स का उम्मा ग्रुप। न वो दूसरे का इको सुनना पसंद करते हैं, दूसरे की बातचीत सुनना पसंद नहीं करते। और मेरा मानना है ये बिल्कुल वैसा ही रिफ्लेक्शन है जैसा हरियाणा में एक बिरादरी बहुत वोकल होती थी तो उसके आगे लोग चुप हो जाते थे, छोड़ो यार कौन लड़े। एक है ना, भाव है ना सर, कि छोड़ो भाई, लड़ाई झगड़ा से बेटर है जो बटन दबाना होगा हम ईवीएम में दबा लेंगे। बिहार में जो आरजेडी का वोटर है उसके सामने मेरा एक्सपीरियंस है रिपोर्टिंग करने का। जो 2-3 लोग नीतीश के या मोदी के फैन होंगे अगर उस सर्कल में, तो बोलेंगे हाँ हाँ भैया जो कह रहे हैं वही होगा ना, तेजस्वी आएंगे। थोड़ा उनसे जब बाहर निकलेंगे तो बोलेंगे इसीलिए लोग चुनाव नहीं जीतता। मेरा एक इंसिडेंट है, मैं सुनाना चाहता हूं। एक चाय पान बीड़ी सिगरेट की दुकान थी और मैं और अभिलाषा और आशुतोष ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जा रहे थे। छपरा की स्थिति बता रहा हूं, ये इनकी सीट है छपरा में। वहां से ये खड़े हैं जो सिंगर, जो बहुत राम विरोधी बयान दिए, बोले ब्रह्मा भी हरा नहीं पाएंगे हमको, खेसारी लाल यादव। तो राजद का कार्यकर्ता आया, सिगरेट लिया, गुटखा लिया, दुकानदार ने पैसे मांगे तो उसने बोला आ रहे हैं बड़े नेताजी, वो ना देंगे, अभी तो हम लोग जा रहे हैं पेट्रोल भराने। अब एक गुमटी वाला सिगरेट का दुकानदार, उसके दिन की कमाई 500 रुपए होगी। यानी आप महीने का 14-15 हजार रुपए किसी तरह परिश्रम से कमाने वाला, उसका आप 500 रुपए उस दिन ले गए। वो जैसे ही दूर गए तो कहा, देखे मीडिया वाले भाई साहब, इसीलिए सब चुनाव हारता है, लूट के ले गया ना, सरकार आ जाएगा तो हमको गुमटी बंद करना पड़ेगा। तो ये जो डर है, ये जो इफेक्ट है, जो गुरुदेव भाऊ तुलसीकर सर कहते हैं गब्बर सिंह इफेक्ट, इसका नाम उन्होंने दिया, कि जब 50-50 कोस दूर तक कोई बच्चा नहीं सोता तो मां कहती है सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा।
यहां है कि जब 50-50 कोस दूर तक कार्यकर्ता राजद का हंगामा करता है तो लोग कहते हैं ठीक से ईवीएम पे बटन दबाना, नहीं तो जंगल राज आ जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि ये लोग कभी हो ही नहीं पाए। अभी तरारी की खबर आई है, 1 वर्ष की बच्ची, उसकी मां को गोली मार दी गई तरारी विधानसभा में, भूमिहार जाति से है, गरीब, बहुत गरीब परिवार से थी। उसकी मां को गोली मार दी गई क्योंकि उसने एनडीए को वोट किया और इनका प्रतिकार किया था, माले वालों का। तो ये जो हिंसा का चलन है, अभी मुजफ्फरपुर की घटना आई है, वो भी मैंने ट्वीट किया है कि एक पासवान समाज के व्यक्ति को गोली मार दिया गया, वो दलित समाज से आते हैं। क्यों? क्योंकि उसने एनडीए को वोट किया। बंगाल बनाने का तो प्रयास आप कर ही रहे हैं, और ये तो तब है जब आप सत्ता में नहीं है। सत्ता में आएंगे तो क्या क्या होगा? तो इसी फियर के अगेंस्ट वो सारा वोटिंग है, और रिजल्ट वैसा ही आएगा। इस बार मेरा मानना है कि सारे एग्जिट पोल ऐसा नंबर आएगा मिडवे का, कोई 145, 140, 150, सारे एग्जिट पोल वाले अपना पीठ थपथपा सकेंगे, बोले हाँ हम सही है क्योंकि 10 का इधर उधर हुआ है, हम सही है। यही नंबर आसपास रहने वाला है, और कोई एग्जिट पोल, मैं कह रहा हूं कोई एग्जिट पोल फेल नहीं होगा। जी वीरेन जी, देखिए, चुनाव आयोग का एक नया एक आंकड़ा सुन लीजिए। एक नया आंकड़ा आ गया है कि बिहार विधानसभा में 2616 या 12 मान्यता प्राप्त दलों के किसी उम्मीदवार ने कहीं पुनर्मतदान की मांग नहीं की है। 38 जिलों में किसी भी पार्टी ने पुनर्मतदान की मांग नहीं की है। ये चुनाव आयोग का एक सर्वे आ गया है, मतलब ये उनकी प्रेस रिलीज आई है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ये जो एमएलसी साहब धमकी दे रहे थे कि नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात पैदा कर देंगे अगर हम नहीं जीते, तो नेपाल में क्या क्या हुआ था साहब? एक तो प्रधानमंत्री का घर जला दिया था, सुप्रीम कोर्ट जला दिया था, एक प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया गया था। इसके अलावा जो है क्या क्या कृत्य नहीं किए गए थे। तो ये जो एमएलसी साहब हैं, ये पार्लियामेंट को जलवाना चाहते हैं या अपनी विधानसभा को जलवाना चाहते हैं या पटना हाई कोर्ट को जलाना चाहते हैं? क्या क्या करवाना चाहते हैं? और ये क्यों एमएलसी साहब बड़े मासूम लगते हैं मुझे, और किसी पार्टी का एमएलसी बन जाने से कोई व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति नहीं हो जाता। पॉलिटिकल टेम्परामेंट, पॉलिटिकल मयार आने में समय लगता है। आरजेडी की और समाजवादी पार्टी की समस्या केवल एक है, इन दोनों पार्टियों में कोई संस्थागत फ्रेमवर्क नहीं है। दोनों पार्टियां भैया के अराउंड चलती हैं। पटना में तेजस्वी भैया, लखनऊ में अखिलेश भैया, और इनका दोनों का वोटर यूपी और बिहार में यादव और मुसलमान बहुत एग्रेसिव है, बहुत ऊर्जा है उसके पास। इनकी समस्या ये है कि जब ये सत्ता में आते हैं तब ये उस ऊर्जा को अपनी सरकार की गवर्नेंस की एफिशिएंसी बढ़ाने में इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो वो ऊर्जा बदल जाती है अराजकता में। ये केवल वही है। और बाकी जो ये बोल रहे हैं, इनको ये ज्ञान मिला है राहुल गांधी से, जो 4th जनरेशन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है कि देश में अराजकता पैदा करो, संविधान के प्रति, संविधान की संस्थाओं के प्रति, सरकार को, सबको डीलेजिटिमाइट करो, इनकी वैधता को समाप्त करो, इनकी साख को समाप्त करो, ताकि समाज में अस्थिरता आए और एक एनार्की की स्थिति पैदा हो, और या तो सरकार फंस जाए बुरी तरीके से और या कुल मिला के सरकार की साख पे लगातार हमला करते रहो। ये उसी स्ट्रेटजी का नतीजा है। यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं, और ये उन्होंने 11.5 साल में किया है। संविधान पे सवाल उठाओ, चुनाव आयोग पे सवाल उठाओ। चुनाव आयोग को लेकर के पिछले 5 महीनों में जितनी भद्दी भाषा का प्रयोग राहुल गांधी ने किया, कांग्रेस ने किया, और ये आरजेडी का एमएलसी भी वही कर रहा था, कोई नई बात नहीं है। और तीसरी बात ये है, ये पेशबंदी है। 2017 में अखिलेश यादव ने चुनाव परिणाम के बाद तुरंत बात कहा, हम ईवीएम की वजह से चुनाव हार गए। तो अब हर जो लूजिंग पार्टी है उसको अपने काडर को, अपने से जुड़े हुए इकोसिस्टम को, अपने पार्टी में किए गए जो उनके निवेशक हैं
जो इन्वेस्टर हैं उनको कोई तो जवाब देना है, हम क्यों हारे। अब ये नहीं, अब वो ये नहीं बता पाए, अब ये थोड़ी मानेंगे कि आरजेडी को क्या नुकसान किया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने अंत तक तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। जब आरजेडी का दबाव डाला, पीएम ने अपने चुनाव सभाओं में कहा कि कनपट्टी पे कट्टा रखकर के जो है आरजेडी ने अपने को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कराया। कांग्रेस ने अशोक गहलोत को भेजा, तब जाकर के ये हुआ। कांग्रेस 50 सीटें लड़ रही है, उसका कहीं नाम नहीं है। 15 सीटें लड़ने वाला मुकेश सहनी, वीआईपी पार्टी वाला आदमी, वो डिप्टी सीएम उम्मीदवार घोषित हो गया। तो इतने ज्यादा इनमें अंतर विरोध हैं, इतने ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और इतने ज्यादा अनसुलझे सवाल हैं। तो अब ये किसको, अब ये चुनाव आयोग को के ऊपर हमला करने का, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर हमला करने का एक टेम्पलेट राहुल गांधी सेट कर चुके हैं। वो 2 बार हाइड्रोजन बम फोड़ चुके हैं दिल्ली में, आपको पता ही है। एक बार हरियाणा का फोड़ा, फिर एक बार महाराष्ट्र का फोड़ा। तो अब इनको लगता है कि राहुल गांधी ने अब जो लॉ जलाई है, थोड़ा उसमें तेल हम भी डाल दें। जो उन्होंने मशाल जलाई है आग लगाने के लिए देश में, और वो कह ही चुके हैं राहुल गांधी कि देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, बस उसमें आग लगाने की जरूरत है। तो ये एमएलसी जो है, और ये इतना मासूम भी नहीं है। ये इसने जो है पेशबंदी अभी से शुरू कर दी है। हो सकता है कल शाम तक इसी बात को तेजस्वी यादव भी दोहराएं, थोड़ा सा टोन डाउन करके बोलेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि पटना की हाईकोर्ट में आग लगा देंगे, ये नहीं बोलेंगे कि जो है कि नेपाल जैसी हालत हो जाएगी। ये जरूर कहेंगे कि जनता में बहुत रोष है, जनता में बहुत क्षोभ है, और जनता जो है इस परिणाम को स्वीकार, या वो कहेंगे जनता इस परिणाम को पचा नहीं पा रही है। जबकि स्थापित मान्यता परंपरा देश में यह है कि हर राजनीतिक दल जनमत को का सम्मान करता है और जनता के दिए गए फैसले को सर माथे पे रखता है। और जो दल हारता है वो भी ये कहता है कि हम जनता के इस निर्णय को स्वीकार करते हैं। लेकिन कल अगर एग्जिट पोल के जो प्रेडिक्शन है, अगर उसी के अनुसार कल परिणाम आता है, तो मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव इस स्थापित परंपरा का निर्वहन करेंगे कि मैं जनता के मैं जनादेश झुकाता हूं। वो थोड़ा सा अलग लाइन और चलेंगे अगर एनडीए की सरकार इतने प्रचंड बहुमत से आ रही है तो। एक और बयान सुन लेते हैं, फिर अभिषेक जी के पास चलते हैं। यदि ना हो तो महागठबंधन की सरकार बनना तय है। 2000-4000 करेंगे। आप बेईमानी यदि ना हो तो महागठबंधन की सरकार बनना तय है। 2000-4000 1500-3000 तक ये बदमाशी करेंगे। आप जो उम्मीदवार हैं बाहर में अपने अपने फॉलोअर्स को मजबूती से रखेंगे। बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए इनकी। करो मरो का ये चुनाव है, मरता क्या नहीं करता। अंजाम जितना भारी हो परवाह मत कीजिएगा। जी के क्या करना है, जब हम अपने जब सत्ता से ही दूर रहेंगे, जी के क्या करना है। और ये अंतिम समय है। इनको भी पता है कि इस बार सत्ता में नहीं आए तो बिहार में कहानी क्लोज ही हो जानी है। इस बार जी के क्या करना है। आप वर्जन देखिए कि बेईमानी नहीं हुई तो महागठबंधन का जीतना तय है। यानी अपने उस जो 33, 34, 33% का इनका कोर ब्लंट वोटर है, उसको ये मैसेज दे रहे हैं सड़क पर तो उतरना होगा भैया, ये करना होगा आपको। बेईमानी नहीं हुई तो जीतना तय है। यानी हार के पहले ही कह चुके हैं कि भैया जैसे ही हारेंगे हम बोल देंगे कि बेईमानी हुई है। देखिए, जब 2017 में यूपी में एकदम शैटर्ड करने वाला रिजल्ट आया था तो लोग हक्के बक्के हो गए और रिजल्ट पचा ही नहीं पा रहे थे।
तब मायावती जी को पहली बार ईवीएम वाला घुसा और उसके बाद मीडिया के दिमाग में ये आ गया कि ये वाला करके कांड किया जा सकता। तब से लेफ्ट इको सिस्टम मीडिया लगातार ईवीएम पे झूठ बोल रहा है। और मैंने मीडिया के तमाम बड़े पत्रकारों को खुला चैलेंज दिया है कि मैं अपने पूरे महीने की लाखों रुपए की जो भी इनकम होगी यूट्यूब की, वो मैं आपको दे दूंगा। आप मुझे आकर के जो ईवीएम से वोटिंग का चुनावी प्रोसेस है उसमें से कौन से लूप होल में आप जाकर के, पूरे प्रोसेस के साथ जाना होगा, ईवीएम का जो चुनावी प्रोसेस है, लूप होल में जाकर के आप ईवीएम बदल सकते हैं, ईवीएम हैक कर सकते हैं, कब वोटिंग बदल सकते हैं, बताना होगा। कोई आ ही नहीं रहा है। ऐसा तो है नहीं कि लोगों को लाखों रुपए कमाने का इच्छा नहीं होगा। आज चलिए आपके चैनल पर मैं ऑफर बड़ा कर देता हूं, मैं 5 लाख श्योर शॉर्ट इनकम दूंगा। वो 2 महीने का हो, 2.5 महीने का होगा, जो भी होगा, लेकिन मैं दे दूंगा। मुझे ये बताइए कि कौन से लूप होल में आपके पास ईवीएम हैकिंग का समय है, और आप अगर है तो कर क्यों नहीं रहे? आप कर्नाटका में क्यों नहीं कर? आप ईमानदारी के और दूध के धुले हुए हैं, हिमाचल में क्यों नहीं कर रहे? आप तेलंगाना में क्यों नहीं कर रहे? आप दूध के धुले नहीं, आपके कैरेक्टर में कहीं भी दूध नहीं पाया जाता। आपने जो राजनीति में तोड़ मड़ोड़ की है और किस प्रकार से 1980 के दशक में चौधरी चरण सिंह साहब की सरकार गिराई है, बताऊं मैं? याद दिलाऊं लोगों को किस प्रकार से अटल जी की सरकार गिराई? तो आपके तो कैरेक्टर में जो है ना वो यही है। अब रही बात राजद के कैरेक्टर की, तो राजद तो कांग्रेस का फुट सोल्जर है। वो तो उसके जैसे बेबी स्टेप फॉलो करता है ना, राजद ने वो यही स्टेप फॉलो किया। राजद को ये सारी चीजें सिखाई किसने? ये राजद में ये कलाबाजी, जो कलाकारी है, आई कहां से? पप्पू यादव तो स्वयं कहते हैं कि मैं कांग्रेसी हूं। तो जो बात हो रही थी कि नेपाल बना देंगे, ये बना दे, लेकिन हाँ, इसमें एक टेक है, मैं बार बार कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी को ये सोच लेने वाले कि नीतीश कुमार जी सोचने, समझने और निर्णय लेने में असक्षम हो गए हैं, वो अपने ठंड का समय है, वो रिस्क पे ये सब काम करे भाई, अपने रिस्क पे करे। क्योंकि बिहार पुलिस इसके लिए, एक बार भाजपा के एक नेता थे, सांसद हैं अभी भी, जनार्दन सिग्रीवाल साहब, ये भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस वक्त महागठबंधन और नीतीश जी की कंबाइंड सरकार चल रही थी, पीट दिया था। नीतीश जी और बीजेपी की एक बार सरकार चल रही थी, उपेंद्र कुशवाहा सड़क पर थे, उपेंद्र कुशवाहा को पीट दिया। तो जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, अच्छा, राजद वाले अभी कुछ दिन पहले पिटाए हुए थे नीतीश जी और इन्हीं की सरकार में। तो यहां ऐसे नहीं होता, यहां ऐसा ही होता है। आप अराजकता फैलाने का प्रयास करेंगे, कानून हाथ में लेंगे, कानून अपना काम करेगा। बिहार को नेपाल बनाने की चिंता छोड़िए और बिहार के जनता के द्वारा दिए गए जनादेश को स्वीकार कीजिए। जो भी होता है, हार होती है, जीत होती है, क्या फर्क पड़ेगा? फिर चुनाव लड़ लीजिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा, उनको लग रहा है ये मेरा अंतिम टर्म है, कहीं तेज प्रताप यादव इस बार अगर चुनाव अपना जीत गया और एनडीए से मंत्री बन गया तो एक राष्ट्रवादी यादवों की पार्टी खड़ी हो जाएगी, जो एक सोशल मीडिया पे चल रहा है, यदु मुल्ला, वो वाला टर्म से मुक्ति दिलाने के लिए खड़ा हो जाएगा, फिर एक मास विभाजन हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है, कहीं डर तो नहीं है। और अगर ये होना भी है तो देखते हैं क्या होता है। भविष्य तो हम पढ़ नहीं सकते, जो आएगा सामने देखेंगे। पवन खेड़े की भी सुन लेते हैं साहब। अरे सर, ये अन्याय हो जाएगा सर कि कई मंत्रियों ने पैकिंग शुरू कर दी घर खाली करने के लिए, और सुना है फाइलें भी गायब की जा रही। आजकल में अगर किसी सरकारी भवन में आग लग जाए तो समझ लीजिएगा कि सब कुछ चुराया जा रहा है, सबूत मिटाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के। एक से एक नमूना है भाई साहब, एक से एक। पप्पू यादव तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री में देखना भी नहीं चाहते, तो वो इतनी
पेसिमिस्टिक आप देखिए, तपस्या में कमी रह गई, लेकिन आजकल पवन खेड़ा अपने आप को सुपीरियर समझने लगे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कांग्रेस में साइडलाइन हुए। अभी एएनआई पे जयवीर शेरगिल का मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, बड़ी मार्क करने वाली जयवीर शेरगिल ने स्मिता प्रकाश को उस पॉडकास्ट में बात की। बोला प्रॉब्लम ये है ना कि आपका जैसे ही ये स्टैंड थोड़ा सा भी राहुल गांधी से अलग हुआ और आपने अपनी बुद्धिमत्ता दर्शाने का प्रयास किया, आपकी कहानी खत्म। आप सोचिए, उस आदमी ने कांग्रेस के अंदर पूरे डेमोक्रेटिक सेटअप को एक्सपोज कर दिया है उस एएनआई वाले पॉडकास्ट में। तो यही है जो है पवन खेड़ा जैसे लोग हैं। मैं मानता हूं ये लोग बुद्धिमान लोग हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि राहुल गांधी का प्रयोग कैसे करना है, राहुल गांधी के एसेट्स का इस्तेमाल कैसे करना है। बहुत पहले ओशो ने कहा कि आजकल योगासन वगैरह सब कुछ है, लेकिन इसमें उतना लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो मजा चमचासन में है वो किसी आसन में नहीं है। ये बात तो सही है। हाँ, तो बस वही सही है सर। सफलता का एक बात पर्याय है। जी जी, मैं जरा भट्ट साहब से एक टिप्पणी इस पर ले ही लेता हूं। ये देखिए, समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से बिहार में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी बरेली में। जी, आजकल हफ्ते में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आजकल समाजवादी पार्टी में नई तैयारी हो रही है कि जाति जनगणना का कैसे विरोध किया जाए। और ये कहा जा रहा है कि जाति जनगणना जो है पिछड़ों की एकता को तोड़ने के लिए बीजेपी षड्यंत्र के तौर पर इस्तेमाल करने जा रही है, और ये कोटा विद इन कोटा करेगी इसके आधार पर, और पिछड़ों की एकता को तोड़ने के लिए कोटा का सब क्लासिफिकेशन होगा। जो एक बैकवर्ड होंगे, एक एक्सट्रीमली बैकवर्ड होंगे, एक मोस्ट बैकवर्ड होंगे, तो 27% में 3 कैटेगरी बन जाएंगी। तो ये तो इनके सामने संकट है। अभी एसआईआर हो रहा है, उसको झेल नहीं पा रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनको जो है जो बूथ लेवल एजेंट इनको देने हैं, यूपी में 1,16,000 पोलिंग बूथ हैं, इनको अभी तक जो है पूरे बीएलए अभी नहीं मिल पाए हैं। तो ये बयान दे रहे हैं। और तीसरी समस्या इनके सामने ये आने वाली है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनवा के हमें क्या मिलेगा, लेट्स गो अलोन, अरविंद केजरीवाल निपट गए। बिहार में राहुल गांधी को स्पष्ट समझ में आ गया कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना के हमें क्या मिलेगा। तो तेजस्वी को जितना सपोर्टेज किया, जितना हैरास किया, हम सब ने देखा। जो कुछ बिहार में हुआ है अक्टूबर के महीने में, वही सब 2026-27 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में होने जा रहा है। ये आप समझ लीजिए, ये स्थिति है। तो और चुनाव और काउंटिंग की पूर्व संध्या पर एक ब्रेव फ्रंट रखने के अलावा, एक बड़बोलेपन का बहादुरी वाला बयान देने के अलावा कोई नेता और बोल क्या सकता है। अब जैसा अभिषेक ने भी माना और जैसा कि आपने बयान दिखाया पप्पू यादव का, ये लोग स्थापित परंपरा से हट करके कल शाम को चुनाव आयोग को ही बुरा भला कहने वाले हैं। और ये लोग और ये शायद ये ना कहें खुल करके, लेकिन ये बात तो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हम जनता के जनादेश को शिरोधार्य करते हैं। ये बात तो तेजस्वी बिल्कुल ही नहीं कहने वाले हैं यदि एग्जिट पोल के अनुसार परिणाम आते हैं। तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि प्रातः स्मरणीय राहुल गांधी ने अभी कुछ ही दिन पहले जो कहा था, जरा मैं सुनवा देता हूं। जी, एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा को स्वीप कर रही है। ये देखिए 5 एग्जिट पोल्स हैं। एग्जिट पोल सबसे एक्यूरेट होता है, ओपिनियन पोल से एक्यूरेट एग्जिट पोल होता है। बस मुझे यही दिखाना था कि एग्जिट पोल जो है वो काफी एक्यूरेट होता है। तो इसको संभाल के रखिएगा। नहीं, कोई फायदा नहीं है।
इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अमित शाह जी के ऑफिस से इस बार एग्जिट पोल निकला है। इनके पास देखिए, मेरे दादाजी एक बड़ी अच्छी बात कहते थे कि अगर कोई तुम्हारी बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता तो तुम कुछ भी कहोगे वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। फिर ऐसे लोगों के लिए एक ही उपाय है, जूतांजलि। जूतांजलि के अलावे कोई उपाय ही नहीं है। तो यही मेरा कहना है। अभिषेक जी 2024 में लोकसभा चुनाव के काउंटिंग के पहले जयराम रमेश ने बयान दिया था अमित शाह के दफ्तर से कितने 100 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को बाकायदे फोन किया गया है। चुनाव आयोग ने कहा था जरा बताइए वो सूची कहाँ है, वो सूची आज तक नहीं आई। नहीं, आपने भी तो कोई कार्रवाई नहीं की ना। हाँ। उनका कॉन्फिडेंस तो इसलिए बढ़ा है ना, वो एक कोई ट्विटर हैंडल आंध्रा से आपके देश के गृह मंत्री के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलता है। अब क्या बताएं सर, फिर भड़क जाएंगे लोग, कहेंगे ये बीजेपी विरोध की बात कर रहा है। अभी मैं चुनाव के रिजल्ट तक चुप हूं, वरना फिर अभी वैष्णो देवी पे आऊंगा। डॉक्टर्स का मामला चल रहा है, हिंदुओं के पैसे से वैष्णो देवी में कौन लोग डॉक्टर बनाए जा रहे हैं, बस वेट ही कर रहे हैं, कल भर तक रहेंगे, उसके बाद तो फिर सरकार बनवाएंगे हर बार, और हर बार आपसे सवाल पूछेंगे। ये मेरी नीति है। लास्ट में ये तो बनता ही है साहब, कल रिजल्ट आने से पहले बहुत हाँ, बहुत तो आज धन्यवाद आप दोनों का। आज आप लोग ढोलक बजवा लीजिए, क्योंकि कल नहीं बनेगा। हो सकता है कल हरियाणा जैसा ढोलक वाले 11 साढ़े 11 में ही निकलने लगे, तो आज तो कम से कम बजवा लीजिए। दिक्कत कहाँ आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। कल फिर मुलाकात होती है। थैंक जी, यू सो मच। धन्यवाद। और दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। दर्शकों से निवेदन रहता है, अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें। उसमें भी जो ऑल वाला बटन है उसको दबाएं, ताकि आगे जितने भी वीडियो आए उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अभिषेक तिवारी जी का चैनल द अभिषेक तिवारी शो जरूर आप सब्सक्राइब करें और सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, प्रणाम सर। नमस्कार। ओमकार सर, प्रणाम सर। नमस्कार।